देत कहते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब बजट तकरीर करेंगे और फिर वो तमाम चीज़ों की कलई खुल जाएगी कि आखिर वाकई ये बजट आवाम दोस्त है या नहीं है। फैसला इसका आवाम खुद करेंगे। यकीनी तौर पर हर साल की तरह अल्फाज आज़ादोशुमार के गोरख धंधे में आवाम को उलझाने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ अपनी जगह हैं और आप अल्फाज को जितने बेहतर और जितने शुगर कोटेड अंदाज में पेश करें, तमाम चीज़ें आवाम के सामने हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं इतना बता दूं नाजरीन कि आज जब बजट पेश किया जाना है तो वहीं पर हम देखते हैं कि किसान इत्तेहाद के सैकड़ों मुजाहिरीन वो डी चौक पहुंचते हैं, वहां पर मुजाहरा करते हैं। वहां पर जो सूरत हाल रही वो तो अपनी जगह, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी नौबत पेश आई क्यों। हमारे मुल्क का ये एक बहुत अहम तबका है, खुद को हम ज़रूरी मुल्क कहते हैं, हमारी मैशत का बहुत बड़ा इन्हसार ज़राअत पर रहा है, गो कि अब ऐसा नहीं लगता कि अब ये ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारा ये तबका इतने अरसे से अगर अनसेटिस्फाइड है, अगर उसकी शिकायत हैं तो जनाब वो सुनी क्यों नहीं जा रही हैं। हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सलीम आमनीवाला साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और साथ ही साथ हमें मुजाहिद बरेलवी साहब ने कराची से ज्वाइन किया है, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साहब, ये इनके जो मसाइल हैं वो एड्रेस नहीं किए जा रहे किसानों के, और आज गालिबन उनको ये लगा कि अपॉर्चुनिटी है, आज पूरी काबीना मौजूद होगी, आज पूरी पार्लियामेंट मौजूद होगी, वज़ीर ख़ज़ाना साहब खुद भी होंगे, तो उन्होंने एहतजाज किया। आप क्या समझते हैं, निगलेक्टेड रहा इन 4 सालों में, एग्रीकल्चर निगलेक्टेड रहा, ये तबका निगलेक्टेड रहा? सर बिल्कुल रजब, देखें एग्रीकल्चर का ही आप तो आज बात कर रहे हैं, आप भूल गए कि उन्होंने आके टमाटर के पंजाब असेंबली के आगे, आलू फेंके पंजाब असेंबली के आगे, और एग्रीकल्चर वालों के साथ सरासर 4 साल से सिवाय ज्यादती और कुछ भी नहीं हो रहा। और इसके साइंस बड़े क्लियर हैं, आप इकोनॉमिक सर्वे में भी बड़े क्लियर हैं कि आप एग्रीकल्चर जो है वो माइनस में चली गई है उसकी ग्रोथ, और कुछ तो बड़े एविडेंट हैं कि जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो 14 मिलियन बेल से 10 मिलियन बेल पे आ गई, तो कॉन्स्टेंटली 1 मिलियन बेल गिरती जा रही एवरी ईयर, और उसका जो रिजल्ट है वो आपने देखा है कि एक्सपोर्ट हमारी $4 बिलियन से गिर गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एहतजाज बिला वजह नहीं हो रहे, इनको और कोई रेमेडी नहीं मिल रही, इनको और कोई एवेन्यू नहीं मिल रहा, इससे और कोई बात नहीं कर रहा, ये क्या करें। तो ये डी चौक में और पार्लियामेंट, अच्छा 2 दिन पहले मैं क्लर्कों के प्रोटेस्ट में गया हुआ था जी। वो सारे क्लर्क जो हैं वो बेचारे रो रहे थे कि जी हमें ना कोई पूछता है ना हम बात करता है, और जी बस जाते हैं तो वो कहते हैं जी मिनिस्टर साहब के पास टाइम नहीं है आप लोग इशूज देखने के लिए। तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक खुद ही कर ली एक आदमी, एक क्लर्क चक्कर। तो मैंने कहा ये हालात इतने खराब हो चुके हैं जी, लोगों को अब कुछ समझ नहीं आता, उसको यही समझ में आता है कि या तो हम अपने आप को मार, या हम अपने आप को जला, या हम के सामने आके बैठ जाएं और अपने मसले बयान करें, क्योंकि हमसे तो, और हमने जाना था डी चौक इन सब के लिए किसानों से, मगर वो देखा कि जनाब उन पे तो हमला हो गया, पुलिस ने हमला कर दिया, पंजाब ने हमला कर दिया, उनको मारा पीटा और उनको वहां से उठा के ले गए। तो ये इस तरीके से तो जनाब थिंग्स आर गोइंग टू गेट। सलीम साहब, किसान पैकेज दिया गया, उसके बाद कई ऐसी चीजें, सब्सिडी दी गई खाद पर, कर्जे दिए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सही पॉलिसी नहीं है? किसान ने रिजेक्ट कर दी है तमाम पॉलिसीज। देखें जी, बिल्कुल रिजेक्ट कर दी है, क्योंकि किसान को कुछ मिला ही नहीं ना जी। देखें किसान को क्या चाहिए, उसको अपनी इनपुट रिड्यूस करानी है, उसको अपनी क्रॉप जो है वो वायबल करनी है, उसको सपोर्ट प्राइस चाहिए, उसको इनपुट की रिडक्शन चाहिए। ये पैकेजेस देने से क्या होता है, टेक्सटाइल पैकेज फेल हो गया, किसान पैकेज फेल हो गया, तो ये कोई तो सर अब की बार हुआ ये है, आपके भी इल्म में होगा कि गंदम जो है वो सरप्लस में आ गई है, और अब गवर्नमेंट सिर्फ 16% खरीद रही है फार्मर से गंदम, बाकी वो आड़ती को देने को मजबूर होगा, और फिर डिस्करेज होकर अगले साल गंदम नहीं उगाएगा तो गंदम की फिर जो है वो कमी पड़ जाएगी। का जो हाल हुआ है वो गंदम का हाल होगा, और तो इफेक्ट हर क्रॉप पर आएगा आपका। अगर ये आप करते रहे तो किसान जो है वो मजबूर हो जाएगा, और वो वापस जो हमने बड़ी मुश्किलों से कोशिश करके सपोर्ट प्राइस देके आड़तियों से उसको बचाया था, वो वापस वही आड़तियों के पास फंस जाएगा, और वही पुरानी कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जो हमारे यहाँ चलती है वो चलनी शुरू हो जाएगी।
बिल्कुल। मुजाहिद बरेलवी साहब, सर आप क्या कहेंगे? किसान सेटिस्फाइड नहीं है, पंजाब असेंबली के बाहर उनका धरना रहा बहुत अरसा। वो जैसा कि सलीम साहब ने कहा, आलू टमाटर भी उन्होंने फेंके, यहां तक नौबत आ गई है कि वो आज डी चौक पहुंच गए। सर खैर मामला खाली सिर्फ एक हुकूमत का नहीं है। खैर इसका तो जो आज आया कि मैंने इक़्तिसादी सर्वे में कहा गया कि तरक्की का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया, तो बेसाख्ता मेरे मिसरा आया कि सादगी भी कौन न मर जाए खुदा, यानी तरक्की का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। और हाल ये है कि कहते हैं जी आला तालीम के बजट में 130% इजाफा हुआ है, जबकि खुद ही मुस्तनद सर्वे कहते हैं कि 2,40,00,000 बच्चे सिरे से स्कूल ही नहीं जाते। फिर जनाब GDP, मैं तो एजाद शुमार जानते, कहते हैं 5.3% हो गया है। अगर 5.3% होता तो आज जो है गुर्बत हमारी इस जगह पर नहीं पहुंचती कि अफलास के मारे लाखों लोग जो है उनको ग़िज़ा नहीं मिल रही, जैसे आज किसान सर पे खड़े हैं। फिर मैं देख रहा था कि जी दावा किया जा रहा है कि जनाब लोड शेडिंग से मुस्तस्ना, या तो 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। फिर बिजली का तो हाल खैर आप छोड़ ही दें। तो ये जो हुकूमत ने आज जो मैं देख रहा था सरे वर्क पर, और बड़ा हमारी बड़क मारी है डार साहब ने, और फिर जो मैं उनकी जो एक कारकर्दगी की रिपोर्ट देख रहा था, इस पूरी यानी मुझे सिर्फ ये लगता है कि ये तो लोगों के साथ बड़ा जुल्म है कि एक तरफ तो आप डिलीवर नहीं कर रहे, दूसरे आप आदाद और शुमार के दावे करके, और सॉरी टू से इसमें कोई मुस्लिम लीग वाला मामला नहीं है। इस सिलसिले में माशाल्लाह पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, दीगर हुकूमतों का एक ही जैसा हाल है। मुशर्रफ साहब का ये हाल है कि आदाद और शुमार की मार हमें देते हैं कि ये हो गया। असल जो सम्राट हैं वो तो किसानों के किसी दौरे हुकूमत में नहीं पहुंचे, वरना सूरत हाल नहीं होती। 8 साल 10 साल माशाल्लाह मांडवी साहब की भी हुकूमत की है, मुशर्रफ साहब भी 10 साल रहे। ये तो विरसे में मिले। नवाज शरीफ साहब ताजिर थे, उन्होंने बहुत दावे किए थे और उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। आज उनका इक़्तिदार ख़त्म हो रहा है, यानी इक़्तिदार का मतलब ये कि उनकी मुद्दत पूरी हो रही है। तो ये जो अदाद शुमार दे रहे हैं, इसकी मार से जो है बहरहाल आवाम को सम्राट नहीं पहुंचे। अली मुजाहिद साहब, कल यकीन कीजिए हम किसानों की बात कर रहे हैं, कल एक हमारे मेरे शो में, इसी शो में कुछ ताजिर हजरात, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद के वो साहब बैठे हुए थे, एक बड़ी कॉरपोरेशन के बैठे हुए थे CEO। वो ये रो रहे थे कि सिर्फ ज़राअत नहीं, फार्मर्स नहीं, कारोबारी तबके का भी यही हाल है। और मिनिस्टर साहब 3 साल हो गए, उन्होंने मुलाकात तक नहीं की। अच्छा, मैं चाहूंगा दिशान भट्टी सर हमारे नुमाइंदे यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने कवर किया आज का प्रोटेस्ट। मैं जरा उनसे पूछ लूँ, दिशान, ये इनको ठीक है, इनका एक मुतालबा था, हक है एहतजाज करना सबका, ताकत का इस्तेमाल क्यों किया गया इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, आज जैसा कि किसानों ने उनके देखा जाए तो उनके जो डिमांड थी, मुतालबात बिल्कुल जायज़ थे। कोई ऐसे गैर कानूनी उनको कहा जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं थे। और ज़्यादातर अक्सरियत जो थी वो बुज़ुर्ग यहाँ पे किसान जो है नुमाइंदगान यहाँ पे आए हुए थे। तो आज बजट भी पेश किया जाना है, तो हुकूमत की जानिब से ये तो एक उनको डेमो दिया गया है कि इनडायरेक्टली देखा जाए तो किसानों के साथ आगे भी यही होना है, माली मार भी उनको दी जानी है। जो सब्सिडी का उनका मुतालबा था वो तो बड़े लेवल के जो किसान हैं या बड़ी फैक्ट्री मालकान हैं उनको तो उससे शायद फ़ायदा हो जाता है। उनका ये कहना था कि इनको बिजली की जो एक बेसिक इनकी बुनियाद वो है डिमांड कि बजट जो है 4 रुपए फी यूनिट की जाए, जो ज़्यादा उस पर टैक्स लगाया गया है वो माफ़ किया जाए, जो कि बिल्कुल नहीं किया जा रहा। तो इस हवाले से एहतजाज अगर उनका देखें तो बिल्कुल पुरअमन एहतजाज किया हुआ था। उन्होंने एक जगह पे डी चौक पे बैठे हुए थे सारे। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने गैस शेलिंग स्टार्ट कर दी, इसके अलावा कैनन, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया। और कुछ नौजवान वहाँ पे जो किसान थे वो तो वहाँ से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन जो बुजुर्ग ताकत का इस्तेमाल किया उन्होंने और वो बहुत गलत किया। सलीम साहब, एक दफा फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, दिशान एक दफा फिर हमारे साथ शामिल है। सलीम साहब, मैं चाहूंगा कि हम जरा कैटेगराइज करके मुख्तलिफ सेक्टर्स पे बात करें। सर, हमेशा कहा है PMLN की गवर्नमेंट के मंशूर में भी लिखा हुआ है, मैं अगर गलत नहीं, बास जगह 4% या बास जगह 7% ऑफ द GDP कि वो एजुकेशन पर लगाएंगे। सर, आज की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था पाकिस्तान के एक बड़े अखबार में कि इन 4 सालों में हमारा लिटरेसी रेट जो है वो 2% नीचे आया है। तो ये तो एक और अलार्मिंग सिचुएशन है। सर जी, मैं आपको बताऊं कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव, और 2 जो इंडिकेटर हैं जो इन्होंने पॉजिटिव करके और आप GDP ग्रोथ बढ़ती है, वो सर्विसेज सेक्टर को इन्होंने बढ़ाया जी सर 5.7 जी। और वो उसका कोई चेक नहीं है, उसको आप जो मर्जी आए बढ़ा लें, ठीक है ना। और फाइनेंशियल सेक्टर को इन्होंने ग्रोथ बताई है और वो सारी गवर्नमेंट बोरोइंग से है। तो देयर इज जीरो ग्रोथ, बल्कि नेगेटिव ग्रोथ इन द इकोनॉमिक सर्वे। और ये कैसे 5.3, वो हफीज पाशा साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है बिजनेस रिकॉर्डर में कि एक्चुअल ग्रोथ 4.4% है। मुझे तो एक्चुअल ग्रोथ कहीं नजर नहीं आ रही, और मैं अपने जो इकोनॉमिस्ट दोस्त हैं उनको यही कह रहा हूं कि अल्लाह के बंदे, मुझे ग्रोथ कहाँ है ये तो बता दो। सर, वर्ल्ड बैंक तो इससे भी कम कह रहा है, वो तो 3.2 कह रहा है। सर जी,
वर्ल्ड बैंक भी 3.2 कह रहा है, और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि कोई ग्रोथ बढ़ ही नहीं रही, वी आर स्टैग्नेंट, और इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि आप स्टैग्नेंट हैं सर, और कुछ एरियाज में आप नेगेटिव हैं, तो आप कहां से ये 5.3 तो, के? लेकिन मांडवी साहब ये बताइएगा सर, ये बताइएगा, मुझे एक चीज वाकई समझ नहीं आई, और मैं खुद भी जब उठता बैठता हूँ लोगों में देखता हूँ, हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, उसके बाद ये सर्विसेज इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कैसे आया है हमारा इतनी जल्दी है? मुझे वाकई समझ नहीं आया। कोई शिफ्ट नहीं है, वी आर स्टिल वेरी मच एग्रीकल्चर इकोनॉमी। और ये आप देखें इनके स्टेटमेंट, डार साहब का स्टेटमेंट है आज कि जी 2019 तक हम IMF में जाएंगे। मतलब 2019 तक पाकिस्तान को IMF में जाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब कि 2019 में आप IMF को जाएंगे दोबारा। अच्छा। तो ये तो दिस इज ऑलरेडी देयर, दिस इज ऑलरेडी रिटन ऑन द वॉल। और IMF वालों ने मुझे खुद ये कहा है सर कि भाई आप कैन नॉट विदाउट IMF, देयर इज नो वे। बिल्कुल ठीक है सर, तो हम कहीं नहीं जा रहे। मुझे वक्फा लेना है, वक्फे के बाद जब वापस आऊंगा सर तो कुछ और चीजों पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। मैंने कहा था कि हम सेक्टर वाइज जाएंगे, और इस बात में अब कोई भाम रह नहीं गया कि जितने तरक्याती प्रोग्राम मियां नवाज शरीफ साहब इनका ऐलान कर चुके हैं, मुख्तलिफ जलसों में जाते हैं और वहां पे फयासी दिखाते हुए कहते हैं कि ले लो मुझसे जो लेना है, तो उनके लिए पैसा तो चाहिए होगा, खजाने में तो है नहीं, तो एक दफा फिर IMF को रुजू किया जाएगा। और एक इत्तला ये भी है, एक अखबारी खबर के मुताबिक $8 अरब के लिए IMF से दोबारा उसके सामने जो कशकोल ऊपर से फेंक के नीचे तोड़ना था, वो दोबारा उनके सामने रखा जाएगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे
लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। ब्रेक के बाद हाजिर है नाजरीन। मुजाहिद साहब के पास जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि 24 न्यूज़ को मौजूदा बजट की कॉपी मौसूल हुई है। उसमें जो अहम चीजें हैं मैं चाहूंगा वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा दें। टिकर की सूरत में आप पढ़ भी रहे होंगे। वकास अजीम हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। वकास जरा बताइएगा मेजर सेक्टर्स में कितनी एलोकेशन की गई है बजट की? वकास क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आइंदा माली साल का जो तरक्याती बजट है उसकी कॉपी 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है और इसमें देखा जा सकता है कि आइंदा माली साल के लिए वफाकी हुकूमत ने जो फेडरल PSDP है उसके लिए 1001 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया है। इसमें 41 जो फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके लिए 352 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जबकि जो कॉरपोरेशन हैं सरकारी उनके लिए 384 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। इसी तरह NHA के लिए 323 अरब और वापडा के लिए 60 रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। वज़ीर आज़म ग्लोबल SDGs प्रोग्राम जो कि महकमा सेहत के तावन से शुरू किया गया है उसके लिए 45 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। इसी तरह आइंदा बजट में CPEC के जो मंसूबे इस वक्त चल रहे हैं उनकी तकमील के लिए 27 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि जो इस वक्त ऑपरेशन चल रहा था फाटा और जो कबायली इलाके हैं वहाँ पर जो जंग से मुतासरा इलाके हैं उनकी बहाली और सिक्योरिटी के लिए मजमूई तौर पर 90 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। इसी तरह वज़ीर आज़म के खुसूसी इक़दाम अगले बजट में शुरू किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ मनसूबे इसके लिए शुरू किए जा रहे हैं। इसके लिए 20 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया जा रहा है, जबकि IDPs की बहाली के लिए भी 45 अरब रुपए का बजट आइंदा माली साल के लिए मुख्तस किया जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनके लिए अलग अलग बजट मुख्तस किए गए हैं और उसकी जो तादाद है वो तकरीबन 1200 अरब रुपए के करीब बताई जा रही है। जी
डिफेंस का कुछ मालूम है आपको? अगर डिफेंस के हवाले से वकास कितना बजट उसके लिए एलोकेट किया गया? डिफेंस आइंदा माली साल में जो डिफेंस का बजट है वो तकरीबन 950 अरब रुपए के लिए रखा गया है। इसमें ज़्यादातर स्कीमें ऐसी हैं जो कि डिफेंस के लिए आइंदा माली साल में नई स्कीमें शुरू करने जा रहे हैं, जबकि इस वक्त तकरीबन 100 के करीब जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं वो भी इस वक्त जारी हैं, उनके लिए भी अच्छी खासी एलोकेशन की गई है। ठीक है वकास, मैं थोड़ी देर में आपके पास दोबारा वापस आता हूँ। मुजाहिद साहब, सर चूंकि वफाकी बजट में आपको आटे दाल के भाव का इल्म नहीं हो सकता, इससे पहले जब 18वीं तरमीम से पहले इसी बजट में हमें पता चल जाता था कि जनाब महंगाई कितनी रहेगी, क्या आम जो ज़रूरियात की ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं, वो अख्तियार सूबों के पास चला गया। तो सर अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, मुतमईन है सर आप इससे? अली, एक तो खैर मैं भी 14-15 साल से तो इस बजट को फॉलो कर ही रहा हूँ, जब से इलेक्ट्रॉनिक में आया हूँ, उससे पहले शायद इतनी शुरुआत नहीं थी। और आप यकीन करें कि हर वजीर ख़जाना, यानी ये खाली डार साहब मुस्तस्ना नहीं है, एक दिन पहले इक़्तिसादी सर्वे में और फिर बजट में, और आप देखिएगा अव्वल तो मुझे लगता है कि बजट के दौरान गो नवाज गो के नारे इतने भारी लगेंगे कि उनकी बजट की तकरीर आपको सुनाई नहीं देगी। तो जो इकोनॉमिक सर्वे अगर आपके सामने है, मैं एदाद शुमार के गोरख धंधे नहीं जाता जी, मैं तो एक आम आदमी को, यानी आपने देखा कि मैं थर से लेकर कराची और सारा जाना देख रहा होता है, उसमें उसकी हालत ज़ार देखता हूँ। और इसमें जो यानी पंजाब में लाहौर तक तो मामला ठीक लगता है, हो सकता है फैसलाबाद लाहौर फिर सराइकी बेल्ट में चले जाएँ। कराची का जब मैं ख़ास तौर पर इसलिए जिक्र करूँगा कि चले हम सिंध गवर्नमेंट और कराची को नहीं बल्दिया को कहते, ये कहते हैं कि जनाब हमने कराची के लिए 13 अरब KU सप्लाई के लिए दिए हैं, 7 अरब सेवरेज के लिए और 24 अरब रुपया जो है ग्रीन लाइन के लिए। कोई 44 अरब रुपए का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये कई दहाइयों में पहली बार हुआ है। ये 44 अरब है कहाँ जनाब? मैं भी इस कराची का शहरी हूँ, मैं भी यहाँ से लेकर कभी रिक्शा में कभी गाड़ी में नॉर्थ नाजाबाद, ये इधर नाजाबाद से होता हुआ वहाँ सुरजानी टाउन जा रहा हूँ, और ये जो ग्रीन लाइन का कह रहे हैं जो 24 अरब का, ये मैं साल भर पहले वहां गया तो उस वक्त कुछ काम शुरू होना हुआ था और ये कह रहे थे कि मार्च में हम कंप्लीट कर देंगे, फिर ये गुरु मंदिर से होंगे। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि इतने खुशमुन ये जो दादोशुमार देते हैं। अब मैं अपना कैमरामैन को भेजूं और हो सकता है शाम को भेजकर आपको बता दूं कि 24 अरब रुपए में अगर 1/4 भी खर्च हुआ तो ग्रीन लाइन कितनी कंप्लीट हुई है, यानी उसकी ठीक है प्रोविंशियल असेंबली गवर्नमेंट। सर ये मुझे जरा बताइएगा, ये क्या पैसे सूबे को दे दिए गए थे या इसकी निगरानी खुद वफाक ने की इस प्रोजेक्ट की? जी, ये मैंने कहा ना कि ये इसका अगर हो रहा है, इसका क्रेडिट भी जो ये दावे के मुताबिक जो इन्होंने कहा है बड़ा है पाकिस्तान, और 4 साल की कारकर्दगी में तमाम एदाद शुमार ये कह रहे हैं कि जनाब ये कोई पाकिस्तान नहीं है, कोई स्विट्जरलैंड बन गया है, कोई यूरोप का तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि 219 में हम जनाब IMF नहीं जाएंगे और 2030 में हम दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमी में होंगे जी। अब यानी इस तरह की बातें करना जनाब, जब आप 2.5 करोड़ बच्चे आपके स्कूल ही नहीं जाते, 2.5 करोड़, जिसमें आप कह रहे हैं कि जनाब एजुकेशन सेक्टर में जो है 130% इजाफा किया है आपने। एक में किस शोबे में चले जाएं अली, मेरा तो मैंने कहा ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन 1-2 शोबे में भी अगर आप चले जाएं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि तरक्की के हवाले से जो पुरकशिश एदाद शुमार के दावे किए जा रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है सॉरी टू से आवाम को जो पहले ही पिस रहे हैं बेवकूफ बनाने। मुझे साहब पुरकशिश भी कहा, एक भी बड़ा टारगेट सर जो है वो अचीव नहीं हो पाया। मैं एक दफा फिर चाहूंगा वकास हमारे वहां पर मौजूद हैं नुमाइंदे, वो मौजूद। वकास ये बताइएगा, जैसे कि मुजाहिद साहब ने इशारा किया है कि जब तकरीर हो रही होगी तो गो नवाज गो के नारे भी लग सकते हैं, क्या ऐसा कोई माहौल नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि लास्ट टाइम की तरह इसाक डार साहब को तकरीर ना करने दी जाए? जी बिल्कुल, आज जो कौमी असम्बली का इजलास है ये बहुत ज़्यादा हंगामा खेज़ होगा, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर डी चौक में किसानों का एहतजाज हो रहा था और वहाँ पर ये जो डी चौक है आज फिर एक बार मैदान जंग बना है। वहाँ पर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह भी मौजूद थे और उन्होंने भी इस लाठीचार्ज और जो तशद्दुद किया गया है इसकी भरपूर मजम्मत की है और उसके बाद उन्होंने
मखदूम शाह महमूद कुरैशी से भी रब्ता किया है और उनको एतमाद में लिया है कि आज जो कौमी असम्बली का इजलास होगा उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसानों पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ खड़ी होंगी और आज कौमी असम्बली में किसानों के मुकदमे को भरपूर तरीके से रखा जाएगा। इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों के साथ उनकी हिमायत करती रही है, जबकि मखदूम शाह महमूद कुरैशी भी मुख्तलिफ मौके पर किसानों और काश्तकारों के एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत करते रहे हैं। आज जो किसानों का एहतजाज हो रहा था उसमें 2 रोज़ पहले किसान इत्तेहाद जो है वज़ीर ख़जाना इसाक डार से उनका वफ्द मिला था और उनको ये कहा था कि खादों के ऊपर इस वक्त जो सेल्स टैक्स लगाया गया है इसको कम कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त काश्तकारों के लिए जो पैदावारी लागत है वो खित्ते के दीगर मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, उनके लिए मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन वज़ीर ख़जाना ने उनका ये मुतालबा बिल्कुल मुस्तरद कर दिया था और उनको वाज़े तौर पर यह कहा गया था कि खादों के ऊपर जो सब्सिडी और सेल्स टैक्स है इसमें मज़ीद किसी भी सूरत में रिलीफ नहीं मिल सकता। जिसके बाद ये किसान इत्तेहाद ने आज ये ऐलान किया था कि वो पार्लियामेंट के सामने अपना एहतजाज करेंगे और मुजाहरा करेंगे, लेकिन बजट से पहले ही उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। तो आज जो कौमी असम्बली का इजलास है वो बहुत ज़्यादा हंगामा खेज़ है। जैसा कि मुजाहिद साहब कह रहे थे कि आज कौमी असम्बली के इजलास में गो नवाज गो की इतनी ज़्यादा नारे लगेंगे कि वज़ीर ख़जाना इसाक डार को शायद तकरीर करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आएगी। वैसे बेहतर तो वकास सही था कि अगर कौम का एक तबका यहाँ पर आया, वो अपना एहतजाज कर रहा है और बताना चाह रहा है अपनी बात कि उसको मसाइल क्या है, कम से कम गवर्नमेंट से कोई बंदा, कोई एक नुमाइंदा उनका कम से कम उनकी बात सुनने जरूर आता। यूं लाठियां मार मार के उनको भगाया जाना मुनासिब नहीं था। हम ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? एक और बड़ा मसला है जिसका पाकिस्तानियों को अक्सर सामने रहता है। अब इसाक डार साहब कहते हैं कि जी कोई नया टैक्स नहीं लग रहा है। अगर नया टैक्स कोई नहीं लग रहा और आपने अपने अहदाफ भी पूरे करने हैं, वज़ीर आज़म ने यह भी आपको हिदायत दी है डार साहब को कि मुझे तरक्याती बजट डबल डिजिट्स में चाहिए है, तो इसका मतलब है कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं मुजाहिद साहब, उनको मजीद निचोड़ा जाएगा, उनको वो जो भट्टी है उसमें मजीद जलाया जाएगा। आप अपना, ये लोग अपना टैक्स नेट या अपनी जो टैक्स उसको ब्रॉड क्यों नहीं करते सर, क्या वजह है? अली, एक तो खैर मैंने आपसे पहले भी कहा कि एजाज़ शुमार के गोरख धंधे को नहीं समझता, और इसमें जाइए भी मत आप। ये जो कहा जा रहा है ना कि 300 अरब का रिकॉर्ड जो है वो बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक बड़े दिलचस्प देख लीजिए जी। टैक्स पे तो तमाम दावे बेकार हैं, और वो है बिजली, जो लोड शेडिंग जो सबसे बड़ा मसला है। दावा कर रहे हैं जनाब के 66 साल में सिर्फ 16,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई, जबकि 4 साल में
ये दावा कर रहे हैं कि हमने 10,000 मेगावाट बिजली पैदा की। इस तरह हमारे पास 26,000 होनी चाहिए ना अली अजहर साहब, बिल्कुल ऐसी बात है। बिल्कुल ऐसी। फिर क्या बात है कि हमारे वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जनाब आज हमने 17,734 जो है दिए और शॉर्टफॉल रह गया 4,000 का। यानी सिर्फ एक जगह देख लीजिए, आपने टारगेट इस बार जो कहा था इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ का, वो कहा था जनाब हमारी 12.5% होगी, जबकि 3.4 हुई है। यानी मैं थोड़े से अदाद शुमार में जो बिजली जो एनर्जी सेक्टर जिसमें ये कहते हैं कि जनाब 50 अरब रुपए का जो सीपैक है वो इसी के लिए आ रहा है, किसी एक शोबे में आप इनके ही फिगर्स देख लीजिए, ये मेरे फिगर नहीं है, ये जो मैं बिजली में कह रहा हूँ। आज आप देखिए फ्रंट पेज पे इश्तहार छपे हैं। तो ये जो क्यों लोगों को, जो मैं जैसा कह रहा था कि आप ये भी नहीं समझते कि वो शायद उनका ख्याल है कि सिर्फ बड़े बड़े फिगर्स पढ़ लेंगे। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ खास तौर पर ये बिजली के हवाले से कि आप कह रहे हैं कि 66 साल में 16,000 मेगावाट, 4 साल में 10,100 मेगावाट, तो भाई फिर कहाँ चली गई? हमारी तो कुल तलब ही 22,000 मेगावाट है सर। इससे भी कम हमारी जो जनरेशन कैपेसिटी थी वो 21,500 थी, तलब हमारी 17,000 से कभी ऊपर गई नहीं। मैं तो खुद हैरान हूं कि ये न जाने किस, और यहाँ तक आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब जोश खिताबत में कह गए कि हम मोदी को बिजली देंगे, हम इंडिया को बिजली देंगे सर। तो एक कोई एक शोबा देख लीजिए ना। देखिए मैंने कहा ना, मैं तो ये अगर मेरे पास ये सिर्फ उनकी स्पीच की रोशनी में कह रहा हूँ कि तालीमी बजट में देख लें आप, उनके बिजली में देख लें, फिर जनाब एयरपोर्ट के सिलसिले में दावा किया जा रहा है। क्या हाल है, कितने अरब एयरपोर्ट बनने ही, आपका एयरपोर्ट इस्लामाबाद का बनने ही नहीं जा रहा। और ये जो खैर दिफा का तो है, ये तो खैर सीक्रेट काउ है, ये जो 950 अरब बता रहे हैं ये तो आपको फिगर्स में दिखाया जा रहा है। डिफेंस बजट पर कभी क्वेश्चन उठाया नहीं जाता, ना ऑन रिकॉर्ड आता है। ये एदाद शुमार दिए गए हैं इसमें जनाब, इसमें भी ये करा है कि जो पेंशन है उसको सिविलियन के हिस्से में डाल दिया गया है जो उन लोगों की। तो एक्चुअली 950 अरब रुपए तो डायरेक्ट जा रहे हैं, लेकिन जो पेंशन के जो अरबों हैं उसका जिक्र इसमें नहीं होता डिफेंस बजट में। तो मैं अब आप वक्त कम है, लेकिन मैं आप और आप हम जैसे लोग जो बिल्कुल तालिब इल्म में सियासत और सहाफत के और इकॉनमी को बिल्कुल नहीं समझते, उनकी आंखें भी जो है खुद इनके दिए हुई तकरीर और इक्तिसादी सर्वे की रोशनी में ये जो मैंने बता रही है, इनका ढोल का पोली लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, सॉरी टू से, ये मैं देखने में आ रहा है अली। बिल्कुल ठीक है सर। मैं आप इससे पहले कि आप हम वापस आए, मुझे अभी जो पहला चंक है यहाँ पे क्लोज करना होगा और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला ज़ीशान। ये ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ एक दिन पहले का। उन्होंने कहा कि जनाब ये डिमांड है इस वक्त 19,895 मेगावाट, जनरेशन 16,192 मेगावाट हो रही है, शॉर्टफॉल है 3,703 मेगावाट का, और प्रेजेंट अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग जो है वो निल है। मैं आपको बताऊं ना क्लोजिंग से पहले कि कल साहिवाल पावर प्लांट का इफ्तिताह होता है, उससे पहले जिस इलाके में मैं रहता हूँ या मेरे दोस्त सहबाब रहते हैं उनसे मैंने पूछा तो लोड शेडिंग कम हो रही थी। कल जो इफ्तिताह हुआ है यकीन कीजिए उसके बाद लोड शेडिंग मजीद बढ़ गई है। मैं हम वक्फा लेंगे यहाँ पे, हेडलाइंस सुनिए, हेडलाइंस के बाद दोबारा ट्रांसमिशन को यहीं से शुरू करेंगे। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार
होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर और भारतीय खातून उज़्मा का एक और झूठ बेनकाब। मुनीर के ताहिर से दूसरी नहीं तीसरी शादी की। 3 पासपोर्ट बनवा रखे थे, तीनों में वल्दियत भी अलग-अलग निकली। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए
पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, और इस ट्रांसमिशन के अगले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है सीनियर इकोनॉमिस्ट जनाब आबिद कयूम सुलहरी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। साथ ही साथ हमारे एनालिस्ट एंकर जनाब काजी सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया। काजी साहब सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगा, और इस वजह से कि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा कि हमारे मुल्क का एक बहुत ही अहम तबका जो सड़कों पर था, बजाय इसके कि उनकी बात सुनी जाती, सर उनको धक्के मार के, लाठियाँ मार के, आंसू गैस के साथ जो है उनको वहां से भगा दिया गया। काजी साहब का इस वक्त लिंक हमारे साथ नहीं हो सका, तो मैं ये सवाल उनके लिए जमा खातिर रखता हूँ। सर मैं आपसे सर ये सवाल पूछता हूँ, बल्कि ये आप ही का एक क्वेश्चन आया मेरे सामने है, यानी आपका जो थिंक टैंक है उसी का सर क्वेश्चन आया मेरे सामने है, और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है सर कि अभी थोड़ी देर में तकरीर भी करेंगे, उसमें टैक्सेस के हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ पे आपने लिखा कि सर एक कन्फ्यूजन है जो दूर नहीं किया जा रहा आवाम का, कि सूबों को 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात दिए गए वो अपना टैक्स नोटिस भेज रहे होते हैं, वफाक अपना भेज रहा होता है। ये इस कन्फ्यूजन को इन 4 सालों से पहले, बल्कि ये तो पीपल्स पार्टी के दौर में हो गया था, इन 7-8 सालों में दूर करने की कोशिश भी नहीं की गई सर? इसकी 2 बुनियादी वजूहत थी। पहली वजह तो ये बनी कि सूबे जो थे वो टैक्स लेने के लिए बुनियादी तौर पर तैयार ही नहीं थे। अच्छा, तो मैकेनिज्म ही नहीं था, मैकेनिज्म ही नहीं था। जो उन्होंने टैक्स लेना शुरू किया वो सर्विसेज पे जो सेल्स टैक्स है, GST वो लेना शुरू किया, और डुप्लीकेशन वहीं पे हो रही है। कि वफाक भी GST लेता है, सूबे भी लेते हैं, और इन दोनों में ओवरलैपिंग है। जो टैक्स सूबों को लेना चाहिए था और यहाँ पे सूबों को कुछ करना चाहिए, वो फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी पे है, वो ज़राअत पे है, यानी कोई भी इनकम हो उस पर टैक्स लेना चाहिए। और जो इनकम सूबों के ज़रिए हासिल हो रही है, जो सूबों में हासिल हो रही है, ज़ाहिर है सूबों के पास होनी चाहिए। आज का जो किसानों के साथ एपिसोड हुआ, आई थिंक दैट वाज अगेन क्वाइट शेमफुल, और उसकी वजह यह है कि यहाँ वही कन्फ्यूजन पाई जा रही है। किसानों के सारे मसले जिनकी वो बात कर रहे थे वो सूबों में हल होने हैं। यहाँ पे सिर्फ फर्टिलाइज़र की पे GST और सब्सिडी की बात हो रही है, जो कि यकीनी तौर पे वहाँ पे मैं मुतालबा भी था। मैं वहाँ पे किसान बरादरी के बिल्कुल साथ हूँ। उसकी वजह यह है कि इस वक्त खादों पे 2 तरह की जो है GST लग रहा है। पहले जो खाद जो यूरिया है, जो कि नेचुरल गैस से बनाई जाती है, 17% GST वहाँ पे लगता है गैस की सप्लाई पे। उसके बाद जब वो गैस खाद बन के मार्केट में आती है तो यूरिया पे 5% अगली GST लगा ली जाती है। DAP पे इस वक्त 10% जो है वो GST है, और हुकूमत जो है वो आल्दो के सब्सिडी दे रही है खादों पे, लेकिन वो कल ये रही है कि पिछले साल उन्होंने 300 अरब रुपया जो है वो GST की मद में वसूल किया, 250 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी। लेकिन नुकसान में नहीं है, इधर से जेब से निकाला, उधर से डाल दिया, उधर से दे दी, और 50 अरब जो है वो फिर प्रॉफिट में चले गए। तो ये आई थिंक जो आप बात फरमा रहे हैं, ये किसानों को सर समझ आ गई है, तभी तो वो यहाँ पे आए, बजाय इसके कि सूबाई संभाल। लेकिन पंजाब असेंबली गए, उन्होंने वहाँ पे और ये बिल्कुल आइडियली ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन देखिए ये है इलेक्शन ईयर, इलेक्शन ईयर में अगर तो GST हट जाता है तो वोटर को कोई समझ नहीं आएगी। अगर सब्सिडी मिलती है तो वोटर कहेगा देखे जी ये मियाँ साहब पहले वो पैसे दे रहे हैं, मियाँ साहब अच्छा किया जी, ये देखे काजी साहब। सर बजाय इसके कि इनकी बात सुनी जाती, बजाय इसके कि कोई एक आधा नुमाइंदा जाता इनकी बात सुनता, सर बुजुर्ग लोग थे, आपने भी देखा होगा, धक्के लाठियां और आंसू गैस के शेलिंग करके इनको वहां से भगा दिया गया। सर ये तबका महरूम भी है, अनसेटिस्फाइड भी है, जो अंदर तबका बैठा है इस वक्त AC में पार्लियामेंट के अंदर, वो कोई इनकी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? क्यों सुनेगा, और उन्हें सुनने की जरूरत भी क्या है। मगर बात से जितनी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, देखें हर मैशत, आज की मैशत का मकसद जो है वो लोगों की वेलफेयर नहीं है, और वो एट लार्ज वो है, ये ऊपर का खेल है। जिस तरह हमने कल परसों आपकी ट्रांसमिशन की थी कि यार 2-2.5 लाख और ये सब फाजिल दोस्त जो बैठे हुए हैं, उस दिन उन्होंने इत्तेफाक किया कि भाई इन लोगों के लिए नहीं है, इनके लोगों के लिए डंडे हैं। इनका कसूर क्या है? इनका कसूर ये है कि इस मुल्क में दौलत तख्लीक करने का काम ये करते हैं।
ज़राअत, अजनास ये तख्लीक करते हैं, दूसरे मेहनत कश जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं 14-15 हज़ार भी नहीं मिलता, वो हैं। ये ऊपर जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं, इस तमाम दौलत को जीएसटी के जरिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए इकट्ठे करके इसकी बंदर बांट जो करने वाले हैं, उनके लिए, इन लोगों के लिए डंडे हैं। इसमें हैरत की क्या बात है? और आप ये कल बात कर चुके हैं कि इसमें ये रियाया है, ये आम लोग हैं, ये एक तबकाती निज़ाम है, तबकाती बजट है, इसमें इनके लिए यही है। आप देख लें, और यहाँ नहीं, इंडिया में देख लें, इंडिया में भी बेचारे खुदकुशियां कर रहे हैं। इधर प्रोड्यूस रखते हैं, साथ करीबी दरख्त से लटकते हैं, मर जाते हैं। तो ये है, ये सिलसिला है। तो मेरे ख्याल में ये अब बात बहुत क्लीशे बन गया है, बार बार दोहराते हुए कि वो और कौम है जो अंदर बैठी हुई है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो और लोग हैं, उनके और धंधे हैं, ये और लोग हैं, और इन लोगों को अपना कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा। जब तक ये रास्ता तलाश नहीं करते, इस इस्तेसाल का शिकार रहेंगे। साहब मसला ये है सर, जो अभी एक शाही महफिल जो सजनी है थोड़ी देर तक, उस शाही महफिल में ये रियाया, ये बड़ी ही लीथड़ों में और गंदे कपड़ों में आने वाली रियाया, इनकी पहली बात तो ये, इनको जुर्रत कैसे हुई कि ये इस जगह पर आ गए जहाँ से थोड़ी देर पहले अभी शाही काफिला गुजरेगा, इनको समझ आनी, शर्म आनी चाहिए थी। दूसरी बात ये सर कि क्या इनको इस बात का एहसास भी होगा कि कितनी मेहनत लगती है पूरा साल एक काश्त को सींचने में, फिर उसको मार्केट तक पहुंचाने में, और ये जनाब उठते हैं ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिससे किसान अब मजीद अधमुआ हो जाता है। देखिए बात यह है कि अगर मैं एक ठेके में, एक डील में मैं पता नहीं कितनी फसलों के पैसे कमा लेता हूं, देखे ना, जब मैं यहाँ मैं अगर मुश्ताक रईसानी हूं तो मुझे क्या पता चलेगा ये लोग कैसे दौलत तख्लीक करते हैं। देखिए ना, मैं यही कहता हूं, हम कहते हैं ना दो कौमी नजरिया, ये है दो कौमी नजरिया। यहाँ दो कौमें बसती हैं, एक बड़ी टाइनी सी है, एक वो है जो दौलत, तो हमारा ये तजर्बा ही नहीं है। हमें तो पता लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अभी माइनर हैं, तो पता चलता है उन्होंने घर बैठे करोड़ों कमा लिए। तो दो इकोनॉमिक रियलिटीज हैं, एक इकोनॉमिक रियलिटी है आम आदमी की, एक इनकी, उसमें इतना एक बोदुल मगरिबैन है कि उसमें कोई लिंक नहीं है। और फिर ऊपर से ये जो लड़ाई लड़नी थी पॉलिटिकल पार्टीज ने, वो भी उसी दस्तरखान पे बैठ के खाने लग पड़े जिस पे एस्टेब्लिशमेंट खा रही थी। अब सबसे या आलमी मालियाती इदारे माल खा रहे हैं, जो रोज कहते हैं हमें कि माशाल्लाह बहुत अच्छी मैशत है, इससे आला मैशत दुनिया में नहीं। और भाई $1.5 बिलियन तुमने साल का तो सिर्फ कर्जों में निकाल लेना है, लीविंग असाइड दी प्रॉफिट्स जो आप जिस पे कोई टैक्स नहीं है, ले जाओ जितना मर्जी डिविडेंड निकाल के ले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, कर्जा दिया है हमें 13% पे दे दो, ये 13% पे लिया है आपने, आपको पता है ये जो ये लगाया आपने साहिवाल में 13% का कर्जा, 27.5% का रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, कर्जे ये खा गए, 79-80 बिलियन डॉलर ये खा गए ठेकों में, उसका पेमेंट मैंने और आपने करनी है। हमने बाहर निकलना है, उस पेमेंट देते देते तंग आ जाएंगे, हमें डंडे पड़ेंगे जिस तरह किसानों को पड़ रहे हैं। सर मैं इसी पॉइंट पे, बड़ी मुश्किल कहानी है साहब, इसी पॉइंट पे मैं चाहूंगा थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आए। जो आपने बात की कर्जों की, हर कोई यही बात कर रहा है सुलैरी साहब कि ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कर्जों के हवाले से। और इसका एक और मसला भी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि टोटल अमाउंट इस वक्त कर्जों की सर हो कितनी गई है। कहा यह जा रहा है कि डार साहब अब तक अपनी मुद्दत में 30 अरब के जो है डॉलर्स के वो कर्जे ले चुके हैं, इसमें कुछ सच्चाई है सर? देखिए कर्जों का जो हमारा बजट होगा, आज का बजट मैं आपके पास आता हूं सर, मैं आपके पास, ये मेरा असल में सवाल था आबिद साहब से, मैं आपके पास आऊंगा थोड़ी देर। अगर आप आज का बजट भी देखेंगे जो अभी थोड़ी देर चंद घंटों में पेश होगा, तो बुनियादी तौर पे हमारी आमदनी और अखराजात में अदम तवाज़न है। आमदनी जो इस साल का जो बजट जो कि हम खत्म कर रहे होंगे 30 जून को, सूबों का हिस्सा देने के बाद वफाक को टोटल पैसे बच रहे हैं 2770 अरब रुपए। अच्छा। और जो कर्जों की अदायगी करनी है सूद की और जो दफात थे, अगर उन दोनों को मिला लें तो 2250 अरब वो बन जाता है। 2250 अरब? 2250 अरब ये कर्जों में निकल जाएगा? ये कर्जों में और दफा पे। तो आप ये देखिए कि जिस घर की आमदनी जो है वो 2700 हो, उसको सिर्फ 2 मदों में 2200 देना हो तो पीछे 500 अरब बचे। 500 अरब रुपए में पूरी वफाकी हुकूमत भी चलानी है, 500 अरब रुपए में वजीर आजम के उसमें प्रोग्राम, हाँ, मैं वही पढ़ रहा था, वजीर आजम 20 अरब अपने लिए मुख्तस किए उन्होंने। उसी में पीएसडीपी के लिए 1001 अरब नहीं, मैं इस बजट की जो चल रहा है साल इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। इस साल का 800 अरब का था, तो इसलिए फौरी तौर पर जो ही बजट आता है तो इस साल का जो हमारा खसारा था इस बजट का जो कि हम भुगत रहे हैं अभी तक, वो खसारा 1250 अरब रुपए का था, जो कि 30 जून तक बढ़ के कुछ 1400 तक चला जाएगा। अभी जो आज का बजट पेश होगा उसमें भी 1400-1500 अरब रुपए का खसारा होगा। तो ये खसारा जो है ये हमेशा कर्जे लेके ही पूरा होता है।
अब असल सवाल ये है कि अगर तो आप कर्जा लेते हैं और उसकी वजह से कोई जॉब क्रिएशन होती है, कोई लाइवलीहुड्स प्रोड्यूस होती नहीं हुई है, सर, वो भी इकोनॉमिक सर्वे आपके सामने पॉजिटिव चीजें आपके सामने आती हैं, तो कर्जा लेना बुरी चीज नहीं है। लेकिन अगर हम कर्जा इसलिए लेते हैं कि उसके बाद हम पिछले कर्जे उतारेंगे, नए कर्जे लेंगे, तो फिर हम एक विशेष साइकिल में ट्रैप हो चुके हैं। और ये सिर्फ मौजूदा हुकूमत ही नहीं, पिछली हुकूमत भी ऐसे थी, उससे पिछली हुकूमत भी ऐसे थी। तो ये पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से यही सिस्टम चल रहा है। 323 अरब, मुझे वक्फे पे जाना है। आपने जब सिर्फ और सिर्फ 323 अरब आप बनाए सड़कें, आपने NHA के लिए रख दिया है, तो फिर उसमें आप देख लें बाकी हेल्थ के शोबे के लिए वज़ीर आज़म का अपना प्रोग्राम है, 45 अरब रुपए आपने उसके लिए मुख्तस किए। बल्कि जो आज बजट पेश होने जा रहा है उसमें उसी की बात कर रहा हूं, पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी पैसे रखे जा रहे हैं उनके तरक्याती मंसूबों के लिए। बस मैं क्या अब ठीक है जी, आप ऐसा करें जनाब, हमें आप ना एक कोई कश्ती लें, ऐसी बड़ी सी कश्ती नूह की तरह कश्ती बनाएं, कोई ऐसी हम आवाम को डालें, उसमें समंदर में छोड़ दें। आप ये जो सड़कें, ये इमारतें, या ये जो ओवरहेड ब्रिजेस, आप इन पे हुकूमत करें। आप यकीन करें आपको ना एहतजाज सुनने को मिलेगा, ना ये शिकायत करेंगे। हमें डालें किसी कश्ती में और किसी जजीरे पे छोड़ दें। आप वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते
लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सड़कों पर लाकर जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। इसमें आपको
आपको कुछ फैक्टर्स और इंक्लूड करने पड़ेंगे। मसलन हमारे यहाँ पॉवर्टी की एक और बड़ी वजह है कि जब एक घराने में कोई बीमार हो जाता है तो उसके बाद जितना, क्योंकि रियासत जो है वो 15-20 रुपए भी कंट्रीब्यूट नहीं करती, 70 रुपया उसे खुद लगाना पड़ता है। चुनाचे बड़े बड़े खानदान और ज़ाहिर बीमारी आती है, इट इज़ नेचुरल, तो वो इंसान उसमें चले जाते हैं। दूसरी बात ये कि ये सोशल स्पेंडिंग कम करते चले जा रहे हैं, ये कर्जे लेते हैं। अभी आपने कर्जों की बात की, कर्जों में आपने कौन सी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की हैं? आपने FIA किस्म की बनाई, किस्म की बनाई, ये पुल जो बनाने का धंधा है आपका, ये तो आप जाने, ठेकेदार जाने, इसमें हमारा क्या? मैं सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सर मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। नईम उल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पहले जरा आवाज में प्रॉब्लम थी। नईम उल हक साहब, 323 अरब रुपए NHA के लिए रख दिए, और वजीर आजम का, जो कि मैं मानता हूँ सेहत अब सूबों का मसला है, लेकिन वजीर आजम का भी एक प्रोग्राम है, 45 अरब रुपए वो मुख्तस किए गए हैं सेहत के लिए, और तकरीबन 23 अरब रुपए तालीम के लिए। सर जो सबसे अहम चीज है सेहत, वो कभी प्रायोरिटी नहीं हो सकती हमारे हुक्मरानों की? देखिए, ये बात सबसे पहले जहन नशीन होनी चाहिए पूरी कौम के, कि जो बजट होता है वो सिर्फ पिछले 5 साल से हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसी सिर्फ इस बात पर मरकूज है कि रोजाना ये लोग 6 से 7 अरब रुपए के कर्जे रहे हैं। मईशत जो है वो आगे नहीं बढ़ रही। पिछले साल 3,100 रुपए का था, इन 2,000 I'm sorry sir, I'm really sorry, आवाज में फिर डिस्टॉर्शन है। I regret this thing। कोशिश होगी दोबारा आपसे बात हो सके सर। नईम साहब बहुत शुक्रिया। सर मैं साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा, हमारी ग्रोथ रेट में टारगेट मीट ना होने की बड़ी वजह ये भी है कि हमारी एक्सपोर्ट्स अपना टारगेट जो है वो मीट नहीं कर पाती। अच्छा, उसमें एक अब इसे कह लें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मुझे नहीं पता इस पर कितनी सच्चाई है। वो ये भी है कि CPEC की मद में जितना भी सामान पाकिस्तान लाया जा रहा है उसको एग्जाम्पशंस हासिल हैं, टैक्स एग्जाम्पशंस हैं, उसको ड्यूटी एग्जाम्पशंस हैं। तो शायद ये वजह है। और फिर लोकल जो यहाँ पे मकामी लोग हैं वो उसके आड़ में वहाँ पार्टनरशिप करके सामान मंगवा रहे हैं CPEC की आड़ में, और उस पर ड्यूटी नहीं दे रहे। तो शायद ये वजह है हमारे एक्सपोर्ट्स की कमी की सर। नहीं, मेरा ख्याल है इंपोर्ट्स बढ़ गई, सॉरी इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं और एक्सपोर्ट्स वहीं पे। जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट बास्केट हमारी है ही सिर्फ टेक्सटाइल है और चावल है। ठीक है। ये दो ही हम चीज़ें हैं जिस पे बैंक कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली चाइना से नहीं आ रही दोनों चीज़ें। सॉरी, एक्सपोर्ट ना बढ़ने की बुनियादी वजह जो है वो ये है कि हम अभी तक अपनी कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर सके, ना हम कोई डाइवर्सिफाई कर सके हैं, और ना ही हमने अपना जो ट्रेड करने का मॉडस ऑपरेंडी है वो चेंज किया है। मसलन वज़ीर आज़म अभी alibaba.com के साथ उनकी मीटिंग थी चाइना में जी। अब आप सारा मॉडल जो है इस वक्त दुनिया में तजारत का वो ऑनलाइन हो चुका है। आपको ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ जो है वो फिजिकली भेजें किसी दूसरे मुल्क में। पाकिस्तानी बहुत से हैं जो कि amazon.com पे और eBay पे और बाकी जगहों से चीज़ें जो है वो ऑर्डर करते हैं। बिल्कुल। तो एक तो हमें सर्विसेज सेक्टर अगर हमारी GDP का मेजर शेयर दे रहा है, 58% 59% आपका सर्विसेज सेक्टर है, तो एक तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो सर्विस ओरिएंटेड एक्सपोर्ट्स हैं जो कि ऑनलाइन हो सकती हैं उनकी तरफ हम तवज्जो करें। दूसरा, हम इस टेक्सटाइल और राइस इसको फोकस करते रहें, लेकिन इसके अलावा भी हमें जो कुछ डाइवर्सिफिकेशन है उसकी तरफ जाएँ, वैल्यू एडिशन की तरफ जाएँ। जब हम इम्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इम्पोर्ट्स पे आपको CPEC का थोड़ा सा असर नज़र आएगा। इस वक्त जो मशीनरी है वो और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो दोनों मिलकर आपकी टोटल इंपोर्ट्स का 40% बना रही हैं। अच्छा। और उनमें जो इजाफा है उसका मतलब ये है कि अगला जो साल होगा वो शायद मैन्युफैक्चरिंग के लिए थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और आपके पास मशीनरी इक्विपमेंट्स जो है ये भी आ रहे हैं। सर ठीक है। तीसरा आपने बात की वो अगर हम वक्फे के बाद आप परमिशन दें, मैं वक्फे के बाद चाहूँगा ताकि आर्गूमेंट भी आप अपना हो। मैं काई साहब के पास भी आऊँगा नाजरीन, और कुछ ऐसी मिसालें भी हमारे पास मौजूद हैं बैरून ममालिक, ऐसी कौमें, ऐसी नेशंस जिन्होंने मिसाल कायम की है। मैं उन मिसालों को भी आपके सामने रखूँगा नाजरीन। ब्रेक के बाद बात करेंगे। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं।
और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने में? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा हमारे लिए। किस चीज का मुल्क में ना होना? सर यूनियंस का ना होना। यूनियंस का? जी सर। जी हाँ, ये तो एक बात है कि जाहिर है कि लेबर जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन मरकज जो है वो उसको डिवॉल्व नहीं कर रहा है। तो लेबर यूनियन प्रोविंसेस का मामला है और ये किसानों के साथ तो बिलखुसूस बड़ी ज्यादती हो रही है। जो हमारी जो अब ये इकोनॉमिक सर्वे में करते हैं, कह रहे हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बढ़ी है, लेकिन सीधी बात यह है कि जो 2 साल पहले एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया था खासतौर से कॉटन के अंदर 30% का, और जो एक नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, यानी आप एक टारगेट कहाँ रखेंगे? मैं समझता हूँ टारगेट वहाँ होना चाहिए कि जहाँ तक किसी फसल को हम अचीव कर सकें। यानी अगर कॉटन आप 15 मिलियन बेल ग्रो करते थे, तो अब वो टारगेट आपका होना चाहिए कि उससे हम कितना आगे जा सकते हैं। मतलब अगर 24 मिलियन टन आप गंदम ग्रो करते थे तो वो टारगेट होना चाहिए। ये नहीं हुआ है कि अगर फसल हमारी बैठ गई नीचे एक साल, तो फिर हम मतलब हम 15 से 10 पे ले आए, बल्कि 10 भी नहीं 9.5 पे ले आए। तो अब अगर हम 10 पे जा रहे हैं या 10.5 पे जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं ग्रोथ हो गई। नहीं, बेंचमार्क आपका और टारगेट वो होना चाहिए कि जो आप कर चुके हैं पहले, और उसके ऊपर हमें देखना चाहिए कि कितनी ग्रोथ है। अब अगर किसान को मतलब ईल्ड भी नहीं मिल रही और कोई 371 बिलियन आपने कहा कि ये हम एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी दे रहे हैं, उसका भी फायदा उसको नहीं पहुंच रहा, और फिर आप उसको फसल के अच्छे दाम नहीं दे रहे, यानी सपोर्ट प्राइसेस। पाकिस्तान किस तरीके से इंपोर्ट कर रहा था गंदम और कैसे एक्सपोर्ट करने लगा, उसका सिर्फ एक सीधा सा तरीका है कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने पहली तकरीर के अंदर सपोर्ट प्राइसेस बढ़ा दिए और हम हर साल सपोर्ट प्राइसेस को बढ़ाते रहे आहिस्ता आहिस्ता। अब सपोर्ट प्राइसेस जो हैं वो बढ़ाए नहीं जा रहे और स्टेशनरी हैं। आप कह रहे हैं कि जी इनपुट को हम सब्सिडाइज कर रहे हैं, आप करें इनपुट को, लेकिन जब तक के किसान बेच नहीं सकेगा अच्छे दामों अपनी फसल, उस वक्त तक किसान की हालत जो है वो दुरुस्त नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। काजी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। काजी साहब आपने याद किया। सर बहुत बहुत नवाजिश। काजी साहब सर ये मेरा सवाल आपसे मैं दोहराऊंगा, बल्कि वही सवाल कि हमारे पास यूनियंस नहीं है, पाबंदी है इन तमाम चीज़ों पे। इमरान खान सड़कों पर जब आते हैं तो फिर लोगों को शायद एक उम्मीद नज़र आती है कि कोई है जिसके साथ स्टूडेंट्स भी मिल जाते हैं, गरीब लोग भी मिल जाते हैं। ये लगता है ये जड़ है इस सब पूरे मसले की कि आवाज़ को दबाया जा रहा है। ट्रेड यूनियंस का एक अपना रोल रहा है, लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि ट्रेड यूनियंस जो हैं वो एक तो ग्रेजुअली ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन इससे बढ़कर ये है कि इन तब्दीलियों के लिए सियासी तहरीकें चलती रही हैं और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक एक्टिव रोल था। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद कॉर्पोरेटाइज्ड हो चुकी हैं, इनके तमाम जो लीडर हैं उनके मैशत में बड़े बड़े स्टेक्स हैं, चुनाचे वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो वेलफेयर के एजेंडे थे जिस पे ट्रेड यूनियन काम करती थी या पॉलिटिकल वर्कर काम करते थे या सियासी पार्टियां काम करती थी, वो इन्होंने बिल्कुल अबंडन कर दिया है। आज ये चिट लेके आते हैं कभी इक़्तिदार में आने के लिए वाशिंगटन से, फिर उनके ज़ैली इदारों से, फिर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से चिट लेते हैं। बातें होती रही ना, पिछले 2013 का इलेक्शन किसने जितवाया। तो बेसिकली बात ये है कि पीपल हैव बीन लेफ्ट अलोन, और सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये हुई कि एक तो पॉकेट यूनियंस बन गई। लेनिन ने कहा था कि दुनिया में अगर यूनियन ना होती तो शायद इंकलाब जल्दी आ जाता। अगेन आई हैव टू इंटरप्ट यू है सर। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर किसानों ने आज एहतजाज किया है, ज़राअत के शोबे को पिछले इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पॉजिटिव दिखाया गया, लेकिन किसान गैर मुतमईन है। सर आपकी जमात आवाज़ उठाएगी इनके लिए? यकीनन हम आवाज उठाएंगे, और इकोनॉमिक सर्वे में तो आप जो चाहे लिख दें,
और आपको पता है कि हमारे यहाँ फिगर फजिंग भी की जाती है और ग्रोथ को, रेट को बढ़ाने के लिए सर्विस सेक्टर को बढ़ा दिया जाता है और वो सेक्टर जिनकी तफसीलात में लोग जाते नहीं हैं, जिनका प्रॉपर सर्वे नहीं होता, उन एवरेजेस को बढ़ा दिया जाता है। मिसाल के तौर पे लाइफ स्टॉक को आप बढ़ा दें, तो पैडिंग इसकी की जाती है जो लुक गुड। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का ज़राअत जो है वो तबाही के किनारे पे है। मैं क्यों ये कह रहा हूँ? मैं ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। आपका पानी का क्राइसिस बहुत सीरियस हो गया है। पानी का सूबों के दरमियान और विद इन द प्रोविंसेस पानी का 90% आपका जो दरियाई पानी है वो ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता है। आपका देहातों में एनर्जी का क्राइसिस वैसे का वैसे खड़ा है जो पिछले 4 साल में था। आज भी 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आपका मार्केटिंग का क्राइसिस ज़राअत में संगीन हो गया है। पब्लिक सेक्टर को आपने विड्रॉ कर दिया है, जो पहले हुआ करता था, खरीदो फरोख्त करता था, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो फाल किरदार नहीं कर पा रहा। आपका जो इनपुट्स हैं उनकी कॉस्ट बहुत हाई हो गई है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़राअत की बहुत बढ़ गई है। नतीजतन जो वायबिलिटी है ज़राअत की, एग्रीकल्चर की, वो गिर गई है। तो मुझे समझ नहीं आती, किसान एहतजाज कर रहे हैं, उनकी फसल नहीं बिक रही, फसलों के सही रेट नहीं मिल रहे उनको, वक्त पे उनको पेमेंट नहीं होती, तो मुझे समझ नहीं आती गवर्नमेंट क्या कहना सर अभी सेशन के दौरान क्या आवाज उठाएंगे सर इनके लिए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कि आज? जी, मैंने इस पे मेरी जो किसान इत्तेहाद वाले हैं मेरे साथ उनका राब्ता है, मेरी उनसे बात हुई है। पुलिस के लाठीचार्ज से पहले भी उन्होंने मुझसे राब्ता किया था और बाद में भी मुझसे बात हुई है। खालिद खोकर साहब से मेरी बात हुई है। मैंने कायदे हिज़्ब सलाफ से बात की है और तहरीक इंसाफ की जानिब से मैं इस इशू को असेंबली में उठाने का इरादा रखता हूँ। ये कोई तरीका नहीं था, कोई जवाब नहीं था जिस तरीके से उन्होंने आज किसानों के साथ सल्यूट किया है। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें वक्फा लेना नाज़रीन, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और चीज़ें आपके सामने रखूंगा ब्रेक के बाद। चलेगी नई कार। जी हाँ, फीनिक्स बैटरीज लाया आपके लिए टोयोटा करोला GLI, इसके अलावा सुजुकी मेहरान, होंडा CG125 और बेशुमार इनामात। टॉप कार हो, UPS हो या फिर कोई भी और गाड़ी, फीनिक्स बैटरी से जिंदगी चलती जाए। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं,
या रियाया हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पहले थोड़ी देर के बाद जो है जब बजट पेश किया जाएगा और जब इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की गई तो फिर सब अच्छा की रट लगाई गई
और गरीब जो है वो यही कहेगा कि मेरी गुर्बत दूर हो गई, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी गुर्बत दूर हो गई। सर कोई हल बता दें इसका। देखें, हल तो सोल्यूशन तो इस गिवन सिस्टम में कोई नहीं है, इनके लिए अपने पास हल नहीं है। इस इशराफिया और इसका निज़ाम देखें, ये अपने क्राइसिस में है। ये 2008 के रिसेशन के बाद यूरोप हो, अमेरिका हो या ये खुद हो, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। खुद ये जो है एक बंद गली में खड़े हैं। जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट का जो कोलैप्स हुआ है, उस कोलैप्स में आप थॉमस पिकेटी को देख लें, इनके बड़े बड़े दानिश्वरों को देख लें, अमर्त्य सेन को देख लें, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ को देख लें, सारे फ्लैबरगास्टेड हैं। एलीट इकोनॉमिस्टों को डर लगता है कि खुल के बात ना करें, क्योंकि नौकरियां शौकरियां ये इधर ही होती हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन में होती हैं, लिहाजा खुल के यहाँ कोई बंदा बात नहीं करता। मगर ये एक हकीकत है कि पूरी दुनिया बंद गली में खड़ी है। ये मीशत जो है, इसने पूरे तकरीबन 7.5 बिलियन में से 4.5 बिलियन 5 बिलियन लोगों को कार मुजल्लत में फेंक दिया है। सियासी तहरीकों ने लोगों को अबंडन कर दिया है। कहीं कहीं जगह जगह पे हमें एहतजाज नजर आते हैं, खुदरो मूवमेंट्स नजर आती हैं। लिहाजा इनके पास कोई हल नहीं है। मुझे ये बताएं, ये खुद लड़ रहे हैं सुबह से शाम तक, इनको कोई अपोजिशन है? ये सारे के सारे इशराफिया 3 पार्टियों में बटी हुई है। इनका झगड़ा क्या है? खाने पीने का सब पे इत्तेफाक है, मगर इस सिस्टम को 1 इंच आगे नहीं ले जा सकते। दैट शोज द क्राइसिस ऑफ दिस निजाम और क्राइसिस ऑफ दिस रूलिंग एलीट। इनके पास अपनी मैशत को चलाने के लिए, बिकॉज इनकी लड़ाई होती है हिस्सों पे। बजट क्या होता है कि कौन सा सेक्टर कितना हिस्सा लेगा, कौन सा SRO किसके लिए जारी होगा, किस सेक्टर में किसका कितना हिस्सा है, ये लड़ाई है। ये अपनी जिंदगी नहीं चला सकते, ये अपने लिए पार्किंग नहीं रख सकते बड़े बड़े स्कूलों में। मैं जहां से गुजर के आया, आधा घंटा रुका रहा, जहां हम डॉलरों में फीस देते हैं इनके पास, तो दे हैव नो सॉल्यूशन। हिस्ट्री में ये फारिग हैं, मगर हिस्ट्री में कब तहरीकें उठती हैं, कब इनको तारीख के किसी कब्रिस्तान में दफन करते हैं। जब तक दफन नहीं होते, ये गलती सड़ती लाश बू देती रहेगी और आवाम को ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अभी तो ये सूरत हाल है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है कायद साहब, बिल्कुल ठीक है सर। मैं आखिरी सर आपसे चाहूंगा कि हम अक्सर ये होता है कि सूबे जो है वो जिम्मेदारी डाल देते हैं वफाक सूबों पे, तो इनके सूबों की परफॉर्मेंस जांच करने के लिए सर कोई तरीक़ाकार होना चाहिए? मेरे ख्याल सूबों को अपने इक्तिसादी सर्वे जो है हर साल जारी करना चाहिए, और ये बड़ा हेल्दी कंपटीशन बनेगा। जो 3 पार्टियां 3 मुख्तलिफ सूबों में हुकूमत कर रही हैं, तो अपना इक्तिसादी सर्वे दें, साल के आखिर में बताएं 5 साल में क्या हुआ, अपना GDP ग्रोथ रेट बताएं। इस वक्त हमें पता ही नहीं कि किस सूबे में GDP में क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो मैं जाने से पहले बात करना चाह रहा था, सईद साहब के जो जज्बात और एहसासात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सी पॉजिटिव पिक्चर भी आवाम को देनी चाहिए। और पॉजिटिव पिक्चर ये है कि इकॉनमी आपकी स्टेबल तो है, ये सस्टेनेबल नहीं है, पायदार नहीं है। अगर 2013 के मुकाबले में देखें, अगर 2008 से 2013 का मुवाजना करें तो 13 बहुत बेहतर था, 13 से 17 का मुवाजना करें तो 17 आज बहुत बेहतर लगता है 13 के मुकाबले में। लेकिन इसकी इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो इनइक्वालिटी की है। गुर्बत जो है उसमें फिगर्स के मुताबिक भी और वैसे भी कमी आई है, लेकिन तकसीम जो है वो बढ़ती चली गई है। अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है, और वो इस तफरीक को हमें रोकना होगा। जो पॉलिसीज होंगी आज के बजट की, इन पे इम्प्लीमेंटेशन, अगर हम इनइक्वालिटी ख़त्म करने में या इसको रिड्यूस करने में कामयाब हो जाए, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा कामयाबी होगी किसी भी हुकूमत की या हुकूमतों की। आबिद साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और कायद सईद साहब सर बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन जो है उसके इस हिस्से का यहाँ पर ख़त्म होता है। थोड़ी देर में आप खबरनामा में मुलाहिज़ा करेंगे और जो स्पीच है बजट की वो भी शुरू हो जाएगी। हम आपके साथ रहेंगे, देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।